हमें यदि बच्चों किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट या फिर नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे काम करेंगे, हम इस बारे में अभी चर्चा करेंगे बच्चों। वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एनी गिवन सर्कल। बच्चों आपको कोई सर्कल गिवन है और आपको उस सर्कल के किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट भी आपको गिवन है और आपको उस पॉइंट पर बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। बच्चों टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट पर गिवन कर्व को टच करते हुए निकल जाए उसे हम लोग कहते हैं बच्चों टेंजेंट। और नॉर्मल जो है बच्चों वो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है बच्चों उससे हम लोग कहा करते हैं नॉर्मल। अभिलंब उसे हिंदी में कहा जाता है और जो टेंजेंट होती है इसे हिंदी में स्पर्शज्या कहा जाता है बच्चों। तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। हम एक काम करते हैं बच्चों, सर्कल हमें जो गिवन है हम उसको जनरलाइज्ड वे में ही लेकर चलते हैं। लेट अस सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो -g माइनस एफ होगा। और आप एक बात जानते हैं बच्चों कि जो सर्कल पर नॉर्मल होता है वो उसकी रेडियस ही होती है। ये यूँ कहा जाए कि रेडियस ही बच्चों सर्कल पर नॉर्मल होती है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस दोनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। भाई नॉर्मल किस तरह से डिफाइंड होता है? जो लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और सर्कल में टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रेडियस भी होती है। सो हम कह सकते हैं कि सर्कल का नॉर्मल उसकी रेडियस ही होती है। और एक बात आप जानते हैं बच्चों, जो रेडियस होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है जिसके की कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और लेट अस सपोज कि जो पॉइंट आपको गिवन था बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1। भाई जो पॉइंट हमें गिवन था उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या सपोज कर लिए? x1 y1। या वो गिवन है, आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट बताना है, आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल बताना है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, वी स्टार्ट विथ द नॉर्मल। हम लोग नॉर्मल से शुरू करते हैं। अब नॉर्मल की विशेषता क्या है? वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अभी आप उसको भी छोड़ दीजिए। नॉर्मल की विशेषता ये कि वो पॉइंट x1 y1 पर है। x1 y1 पर आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है। और दूसरी बात ये बच्चों कि सर्कल में नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर से, क्योंकि सर्कल में रेडियस ही नॉर्मल होती है। सो मैं यूँ कह सकता हूँ कि नॉर्मल जो है दैट विल बी अ लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर C एंड दैट पॉइंट P। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी बच्चों? यदि मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब की समीकरण के बारे में बात करूं, देन अगर आपको दो पॉइंट्स पता है तो बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में क्या बच्चों? x माइनस x1। भाई 2 पॉइंट फॉर्म जिसे हम बोले, सिंपल बात है, हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। बाई चांस m इसका क्या होगा बच्चों? माइनस f माइनस y1 माइनस x माइनस g माइनस x1, ये कुछ हो जाएगा। अच्छा ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, g प्लस x1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये g प्लस x1 है और ये y माइनस y1 है। और राइट हैंड साइड पर क्या होगा बच्चों? राइट हैंड साइड पर आपके पास बन जाएगा f प्लस y1 बच जाएगा और इनटू में क्या बच्चों? x माइनस x1, ये आपके पास आ जाएगा। भाई g प्लस x1 का आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, f प्लस y1 का आपने RHS पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या होगा बच्चों? g इंटू वाई माइनस g इंटू y1 और प्लस x1 इंटू वाई और माइनस x1 y1 और RHS पर क्या होगा बच्चों? f इंटू एक्स माइनस f इंटू x1 प्लस x इंटू y1 माइनस x1 इंटू y1, कुछ ऐसा आएगा बच्चों। g इंटू वाई हो गया, g इंटू y1 हो गया, x1 इंटू वाई हो गया, x1 इंटू y1 हो गया। और वही काम मैंने RHS पर भी किया और x1 y1 आपस में दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए और उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एक्स एक्स वालों को एक साथ में लिख दिया जाए, या चलिए पहले इधर से वाई वाई वालों को एक साथ लिख देते हैं हम लोग। वाई वालों को एक साथ लिख दें तो ये हो जाएगा बच्चों जी प्लस एक्स वन इंटू वाई। ऐसा मुझे यहाँ पे स्प्लिट ही नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए माइनस जी वाई वन, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? एफ प्लस
एफ प्लस वाई वन इंटू एक्स और माइनस क्या बच्चों एफ एक्स वन। तो आप इसे भी अगर देखा जाए तो इसे भी आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं, इट इज़ इनफ। अदरवाइज और चाहे तो थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं कि जी प्लस एक्स वन इंटू वाई माइनस एफ इंटू वाई एफ प्लस वाई वन इंटू एक्स और माइनस या प्लस कर दीजिए चलिए एफ एक्स वन माइनस जी वाई वन is equals to 0. So this is the equation of normal. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई बच्चों, जी प्लस एक्स वन इंटू वाई माइनस एफ प्लस वाई वन इंटू एक्स और प्लस एफ एक्स वन माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस जी वाई वन माइनस हो रहेगा ही रहेगा। सो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब यहाँ से बच्चों यदि आप नॉर्मल की जो ग्रेडियंट है अगर आप उसे फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल की ग्रेडियंट क्या होगी बच्चों, आप उसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ा काम होगा आपके पास। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ gradient of normal. Equation of normal you people have already found. Now we people are finding the gradient of the normal, which is simply coefficient of x over कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x को अगर जब अब आपने कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड कर दिया, भाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है f प्लस वाई वन, कोफिशिएंट ऑफ x है बच्चों f प्लस वाई वन, f प्लस वाई वन है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों g प्लस एक्स वन। तो ये आपके पास में बच्चों नॉर्मल की ग्रेडियंट आ गई, नॉर्मल के स्लोप आ गई। अभी नॉर्मल का स्लोप आपके पास में आ चुका है तो टेंजेंट की ग्रेडियंट, अब टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या होगी बच्चों, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो लेट मी सपोज दैट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज एम टी। मैंने माना कि टेंजेंट की ग्रेडियंट जो है वो एम टी है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, दोनों मतलब कौन, नॉर्मल और टेंजेंट, इन दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों माइनस वन। मैंने वही काम किया वहां पर और इस बेसिस पर बच्चों टेंजेंट की जो ग्रेडियंट मेरे पास में आएगी वो आएगी बच्चों, आराम से इत्मीनान से हल करके देख लीजिए, माइनस जी प्लस एक्स वन अपॉन एफ प्लस वाई वन। भाई आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल की ग्रेडियंट को यहाँ रख देना है और आपके पास में टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, टेंजेंट भी तो इस x1 y1 से पास हो रही है और अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता हो और लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है आपको ये पता हो तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन और ये y माइनस वाई वन और टेंजेंट की ग्रेडियंट बच्चों माइनस जी प्लस एक्स वन अपॉन एफ प्लस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन और देर आफ्टर क्या होगा बच्चों, देर आफ्टर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एफ प्लस वाई वन इंटू वाई और माइनस माइनस क्या बच्चों, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा एफ प्लस वाई वन इंटू वाई वन ये और इज इक्वल टू माइनस जी प्लस एक्स वन इंटू एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस जी प्लस एक्स वन इंटू एक्स वन, यही कुछ आएगा आपके पास बच्चों। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एफ प्लस वाई वन का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एफ प्लस वाई वन का, आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जी प्लस एक्स वन का यहाँ पर और जी प्लस एक्स वन का यहाँ पर, ये कुछ आएगा। अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, मुझे ये मिटाना पड़ेगा तो आप इसे ज़रूर पहले नोट डाउन कर लीजिए। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ रही है, बट अब जो भी आ रही है वो तो आ गई भैया, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए देख लेते हैं टेंजेंट में कुछ कर पाएंगे या टेंजेंट में भी कुछ नॉर्मल ही आएगी। साहब आप एक काम कीजिए, इसका एफ प्लस वाई वन का अंदर मल्टीप्लाई कर ही दीजिए लगे हाथों। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा एफ वाई प्लस वाई वन वाई, यहाँ पर एफ इंटू वाई प्लस वाई वन वाई हो चुका, माइनस फिर आपके पास में क्या एफ वाई वन और फिर साथ में क्या बच्चों माइनस वाई वन का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। और राइट हैंड साइड पर क्या बच्चों, राइट हैंड साइड पर आपके पास में माइनस जी इंटू एक्स, माइनस जी इंटू एक्स माइनस माइनस जी इंटू एक्स माइनस साथ में क्या बच्चों एक्स वन इंटू एक्स, ये कुछ आएगा। और साथ में बच्चों फिर क्या g इंटू एक्स वन, जी इंटू एक्स वन और प्लस साथ में क्या बच्चों एक्स वन इंटू एक्स वन मतलब एक्स वन का स्क्वायर, ये कुछ आपके पास आएगा। और फिर आप इससे और क्या कर सकते हैं,
अब आप एक काम करिए बच्चों, ये जो आपके पास में RHS पे जो ये माइनस वाले दोनों टर्म्स थे इन्हें आप LHS पे ले आइए। RHS के दोनों टर्म्स को आप LHS पे ले आइए तो बच्चों ये हो जाएगा x1 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई, y1 इंटू वाई प्लस साथ पे बच्चों g इंटू एक्स प्लस साथ पे बच्चों f इंटू वाई। और बाकी आपने ये दोनों माइनस के टर्म्स को आप LHS पे लेकर और इन दोनों माइनस के टर्म्स को आप RHS पे लेके चले जाइए, सो दैट आपके पास में आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। ये आ चुका। ये भी काफ़ी जटिल किस्म की समीकरण आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी जटिल किस्म की समीकरण नज़र आ रही होगी बच्चों, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे टर्म्स आ रहे हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, देखिए माइनस वाले को इधर लेकर आ गया मैं, इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया और फिर बच्चों मैंने इसको लिख दिया, फिर मैंने माइनस जी एक्स को प्लस कर दिया और ये प्लस एफ वाई है, बाकी माइनस वाले को RHS पे लेकर ये पिक्चर आपके सामने आ गई। अब आप इसको और क्या कर सकते हो बच्चों, इससे आप लिखोगे x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई, जैसा था वैसा का वैसा, और ये भी वैसा का वैसा, ये भी वैसा का वैसा, प्लस साथ में बच्चों में c जोड़ देता हूँ। c जो सर्कल की इक्वेशन में ही था वो मैंने c LHS पर जोड़ा, और अगर मैंने LHS पर जोड़ा तो बच्चों RHS पर भी जोड़ना मेरा कर्तव्य, फर्ज और धर्म है, तो मैं RHS पर भी जोड़ूंगा साहब। मैथमेटिकली तो यही है कि अगर किसी नंबर को मैंने या किसी भी नंबर को या टर्म को मैंने LHS पर जोड़ा है तो RHS पर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया मैंने साहब। अब सिंस यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट x1 y1 है, सिंस x1 y1 लाइज ऑन सर्कल, चूंकि बच्चों वो पॉइंट x1 y1 सर्कल पे ही लाई कर रहा है, इसलिए वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन ये है बच्चों, और चूंकि पॉइंट x1 y1 इस पे लाई करेगा, देयरफॉर आप अगर x की जगह पर x1, y की जगह पर यदि आपने y1 रख दिया, यदि आपने x1 की जगह x और y की जगह y1 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। भाई सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो RHS की वैल्यू 0 है तो मतलब ये हो गया। और अगर ये कुछ ऐसा आ रहा है तो आप इसे यहाँ रख दीजिए। आप इसे बच्चों जो है LHS RHS की वैल्यू अगर क्या आ रही है आपके पास, अगर एक सेकेंड मैं फिर से बोलूँगा, मैं इसको अभी मुझे थोड़ा सा इसमें और कुछ काम करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड भाई। पहले मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लूँ मैंने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं करी है। एफ प्लस वाई वन का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू वाई माइनस दिस, और माइनस जी प्लस x1 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एंड देयर आफ्टर क्या बच्चों, f इंटू वाई प्लस y1 वाई माइनस एफ y1 माइनस y1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही कुछ यह भी होगा। अब मैं इन सबको तो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, और मैं छोटा सा काम अभी करूँगा बच्चों, अभी मेरा काम हो नहीं पाएगा। और जो मैं करना चाह रहा था एक्चुअली में, मुझे इसमें मैंने जैसे c जोड़ा, मुझे केवल c जोड़कर मेरा काम नहीं होगा बच्चों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटाऊंगा और इसे मिटा रहा हूँ। भाई यहाँ तक तो आपके पास में ऑलरेडी गिवन था। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसमें आप gx1 प्लस fy1 प्लस c LHS पर जोड़िए, और यही आप बच्चों RHS पर भी जोड़िए, क्योंकि पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली जब मुझे बात आई तो मुझे लगा कि मेरे को केवल c जोड़कर काम नहीं होगा, मैं gx1 प्लस fy1 प्लस c जोड़ देता हूँ। gx1 प्लस fy1 प्लस c मैंने LHS पर भी जोड़ा, gx1 प्लस fy1 प्लस c मैंने RHS पर भी जोड़ा। अब आप भाई देखिए LHS तो आपकी जैसी है वैसी की वैसी लिख देता हूँ अभी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और gx1 प्लस gx1 हो जाएगा बच्चों 2gx1, और fy1 प्लस fy1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2fy1 प्लस c, यही होगा। gx1 प्लस gx1 2gx1, fy1 प्लस fy1 2fy1 प्लस c हो जाएगा।
ये आपके पास आ गया। अब आपको मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने आपसे ये कहा है कि चूंकि x1 y1 सर्कल पर लाई कर रहा है, इसलिए अवश्यम भावी बच्चों सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू 0 आएगी। आप इसे यहाँ रख दीजिए। जब आप इसे यहाँ रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए आपको मिल गया x1 प्लस y1 प्लस, अच्छा gx और gx1 में से अगर मैंने g को कॉमन निकाल दिया तो मैं उसे x प्लस x1 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही fy और fy1 में से मैंने अगर f को कॉमन निकाल दिया तो मैं y प्लस y1 लिख सकता हूँ, और प्लस c तो है ही सही, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 when the point is lying on the circle itself। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट सर्कल पे ही लाया कर रहा है, ऐसा नहीं कि पॉइंट कहीं उसके बाहर है। अंदर है तो फिर तो कुछ टेंजेंट होगी नहीं, कि आप ऐसी कोई टेंजेंट इमेजिन नहीं कर सकते कि जो टेंजेंट x1 y1 से पास और सर्कल को टच करे। ये बात तो आप पहले से जानते हैं बच्चों, पॉइंट सर्कल पे लाए करना चाहिए। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट x1 y1 पे लाए करेगा तब ही जाकर ये 0 होगा, तभी तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाकर तो ये RHS की वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि वी पीपल आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जब पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा हूँ, मैंने डायग्राम में भी बनाया है, पॉइंट को सर्कल पे लिया, और वो बात मुझे मैथमेटिकली यहाँ से वेरीफाइड हो रही है, यहाँ से वैलिडेट हो रही है कि वो जो पॉइंट x1 y1 है वो अगर सर्कल पे लाई करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो 0 हो पाएगा, वरना थोड़ी ना हो पाएगा 0। RHS को जो आपने 0 किया वो उसी बेसिस पर किया है। सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन जो आई है बच्चों ये काफ़ी जटिल आई है, कोई छोटी मोटी इक्वेशन नहीं है, बड़ी इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, तो हम उस बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। यस, वी डू हैव सम वे। आप जरा इसे बच्चों आपके सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर कीजिए जरा। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equals to 0. You just do one thing, you compare this equation with this equation। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। यदि आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप क्या पाएंगे बच्चों, आप ये पाएंगे कि आपने इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने लिख दिया है बच्चों x1। एक्स स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन में जो था दैट हैज बीन रिप्लेस बाय x1। लाइकवाइज वाई स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय y1। बच्चों एक्स स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय x1, वाई स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय y1। देख लीजिए आप आराम से, बिल्कुल आंखें गड़ा कर, जिसे मैं कहा करता हूँ बहुत बार भैया, अब बिल्लोरी कांच लगा कर देख लीजिए, एनलार्जिंग ग्लास जिसे हिंदी में कहा जाता है। मैं मेरे यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनको यही बोला करता हूँ हमेशा कि बिल्कुल बिल्लोरी कांच लगाकर देखा करो भैया, कोई गलती नहीं हो जाए। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप x1 लिख दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह पर आप y1 लिख दीजिए, लिख दिया आपने। और उसके बाद में आप देखिए जहां पर 2x था, 2x को आपने क्या लिखा बच्चों, x प्लस x1। बहुत आराम से देखिए, यहाँ पर g था, यहाँ पर भी g है, लेकिन g के साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका था, 2x का, लेकिन यहाँ पर किसका, x प्लस x1 का। दूसरी भाषा में मैं यूँ कहूँ कि x को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, x प्लस x1 बाय 2। 2x को लिखा x प्लस x1, मतलब x को लिख दिया x प्लस x1 बाय 2। भाई यदि आप इस इक्वेशन में 2gx में, यदि आप 2gx में x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2 लिख देते हैं, x प्लस x1 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके g इंटू एक्स प्लस x1 ही बचेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप अगर सर्कल की इक्वेशन में देखें तो जहां 2y लिखा था उसे आपने क्या लिखा बच्चों, y प्लस y1। जहां 2y लिखा था उसे आपने लिखा y प्लस y1, यानी कि y की जगह पर y प्लस y1 बाय 2। c की जगह c ही है। तो एज सच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बड़ी जटिल सी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, इसमें कोई दोहमत, कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों
लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन आई है इसे याद करने का मेरे पास में तरीका है कि आप सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर जहां था उसे आप एक्स एक्स वन लिख दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह आप वाई वाई वन लिख दीजिए, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाय टू लिख दीजिए और वाई की जगह पर बच्चों वाई प्लस वाई वन बाय टू लिख दीजिए। आपका काम बड़ी जल्दी हो जाएगा बच्चों, बड़ी सरलता से हो जाएगा। इक्वेशन लंबी है लेकिन काम बड़ा जल्दी किया जा सकता है। तो ये जो तरीका होता है बच्चों जिसमें हम लोग एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाय टू लिखते हैं, इससे जो इक्वेशन आपके पास में बनकर आती है बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग कहा करते हैं t इक्वल्स टू जीरो। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों? t से। एस एच टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट यू कैन से, बट ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों। ये जो आपने अप्रोच अभी देखी ये वाली अप्रोच आपको सर्कल में ही नहीं मिलेगी बच्चों। ये वाली अप्रोच आपको आगे चल के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन पूरा जो है उसमें भी मिल जाएगी। पूरे कोनिक सेक्शन में भी आपको ये वाली अप्रोच मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, अगर किसी पॉइंट पर, बशर्ते वो पॉइंट उसी सर्कल पर लाया करता हो, कंडीशन ये बच्चों, कंडीशन ये कि पॉइंट उसी पर लाया करता हो, तो यू रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को इससे, एक्स को इससे, वाई को इससे। और बाई चांस ये तो एक अलग बात है कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट होता नहीं है, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई कभी लिखा हुआ आता नहीं है, और यू से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल इज जीरो, एंड इफ इट इज देयर देन एक्स वाई हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई वन plus yx1 upon 2, because in future you will be seeing various equations. In that condition you will have to replace xy by xy1 plus yx1 upon 2. xy को आप xy1 plus yx1 upon 2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये टर्म सर्कल में नहीं आ रहा, लेकिन आगे के जो कर्व्स आपको मिलेंगे बच्चों उनमें तो ये होगा। तो मैं ये जो भी कुछ लिखा है बच्चों मैं इसे मिटा दूंगा, तो पहले इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। उधर वाला पोर्शन पहले ऑब्वियसली आप नोट डाउन कर चुके होंगे। अब ये साहब आपके पास में, तो अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भाई सर्कल की इक्वेशन देखिए, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। और जो भी कोई कर्व होता है, ना केवल सर्कल बल्कि पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो, आप कर्व की इक्वेशन को बच्चों s इक्वल्स टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कर्व हो बच्चों हमेशा उसे s इक्वल्स टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मैं x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख देता हूं तो इससे जो मुझे मिलता है बच्चों, यदि मैंने पूरी इक्वेशन में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख दिया तो मुझे जो मिलेगा बच्चों उसे में हम नाम देंगे s1। क्या नाम देंगे उसे? s1। ये आप लोग जानते हैं, व्हेन x हैज बीन रिप्लेस बाय x1, y हैज बीन रिप्लेस बाय y1, तो उसे आप बोलते हैं s1। भाई पोजीशन किसी पॉइंट की किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं उस दरमियान हम ये बात कर चुके हैं बच्चों। और यदि मैंने एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, और x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को मैंने y प्लस y1 बाय 2 से, और xy को मैंने xy1 प्लस yx1 बाय 2 से रिप्लेस कर दिया। इससे यदि बच्चों मैंने इसे रिप्लेस कर दिया तो उससे जो हमारे पास में बनकर आता है बच्चों, जैसे यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन में क्या होगा, आपने एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 से, वाई स्क्वायर को आपने वाई वाई1 से, और x को x प्लस एक्स1 बाय 2 से रिप्लेस करेंगे। x को जब आप x प्लस एक्स1 बाय 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद में बचेगा कितना बच्चों, g इंटू एक्स प्लस एक्स1। और ऐसे ही y को आपने y प्लस वाई1 बाय 2 से रिप्लेस कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पर बचेगा f इंटू वाई प्लस वाई1 और प्लस साथ में c, और इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, जीरो। सो ये जो आपके पास में आएगा, ये जो आपके पास में आएगा बच्चों, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के पॉइंट x1 y1 पर ही टेंजेंट की इक्वेशन होगी बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। सर्कल के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, और इससे हम लोग t इक्वल्स टू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर आपने पूरी सब जगह पर जहाँ जहाँ x था उसे x1 से, y की जगह y1 से रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से, तो जो बनता है बच्चों उसे s1 नाम दिया जाता है। और अगर आपने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसे ऐसा नाम दिया जाता है। और बाई चांस यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इस तरह से टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना बड़ा आसान है बच्चों। तो ये नोट डाउन आप लोग कर चुके होंगे। चलिए हम लोग जैसे यहाँ पर बच्चों एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं कि डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 5,12 ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के बच्चों पॉइंट 5,12 पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन, पहली बात तो ये है कि 5,12 इस पॉइंट पर, इस सर्कल पर लाई कर रहा है। 5,12 बच्चे सर्कल पर लाई कर रहा है। और इस बात को वेरीफाई आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको रख कर देख लीजिए। रख कर देखेंगे 169 = 169 आ रहा है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा है प्रश्न में एट दिस पॉइंट, मतलब पॉइंट सर्कल पे ही है, वरना आप बोलते फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे हम लोगों ने सम करे हैं जिसमें अगर पॉइंट आउटसाइड होता था सर्कल के तो आप बोलते थे फ्रॉम दिस पॉइंट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। किए हम लोगों ने, तो फ्रॉम बोलते, इनसाइड होता तब तो फिर टेंजेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो जब बोल रहे हैं एट पॉइंट मतलब समझ जाइए कि पॉइंट उसी पर है। और चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए अपनी पुष्टि के लिए बच्चों। तो ये सब आपके पास में है। तो आपको क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। बड़ा सिंपल तरीका है साहब, एक्स स्क्वायर को आप x1 से और वाई स्क्वायर को आप y1 से रिप्लेस कर दीजिए। ये आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। बड़ा लल्लू क्वेश्चन था। यू हैव डन ओनली वन थिंग, आपने क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शज्या की समीकरण आ गई। और रही बात बच्चों नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन खूब कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन बड़ा लल्लू काम है बच्चों हमारे पास। हमें वो नॉर्मल की इक्वेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सर्कल के केस में नॉर्मल बच्चों सेंटर से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी जो सेंटर यानी कि 0 0 और 5,12 से पास हो। आपको पता है बच्चों भाई सर्कल के केस में जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होगा। और ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन है बच्चों। तो फिर वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ना, 0 0 से पास होगा। सो इस केस में जो नॉर्मल होगा बच्चों, इस केस में क्या, सर्कल के केस में जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होगा। इस केस में पर्टिकुलरली सेंटर 0 0 है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी बच्चों, ऐसी लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती हो। तो y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - 0। सो डैट बच्चों ये आपके पास में आ जाएगा y = 12/5 इंटू x। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास में बच्चों स्पर्शज्या की समीकरण तो आ ही चुकी थी, अभिलंब की समीकरण भी आ गई। ये आपके पास में बच्चों पहले टेंजेंट की इक्वेशन थी, अभी किसकी इक्वेशन आ चुकी, नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी। सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग डील बच्चों। एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन दिस सर्कल एट पॉइंट 1,1। इस सर्कल के पॉइंट 1,1 पर बच्चों आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे, जहां तक टेंजेंट का सवाल है बड़ा लल्लू काम है। पॉइंट 1,1 इस पर लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा कर देख लीजिए। 1 + 1 + 4 + 6 12 होते हैं मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से भी 12 होते होंगे। 12 - 12 0 आपके हिसाब से भी होता होगा, मेरे हिसाब से भी है। सो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, यू रिप्लेस x² बाय x(x)(1), वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों y1 से, और x को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों x + x1/2 से, y को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों y + y1/2 से, और -12 = 0। x² you replace by this, y² you replace by this, x you replace by this, y you replace by this, and 12 तो एज इट इज रहेगा बच्चों। और उसके बाद में ये आ जाएगा x + y, और ये 4 से कैंसिल हो गए बच्चों, 2 टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ x + 1, ये 3 टाइम्स ऑफ y + 1 -12। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इट बिकम्स 3x, इट बिकम्स 4y, और 2 + 3 + 5 - 12 - 7 = 0।
So what is this? This is nothing but the equation of tangent. Very easy to remember. You just replace x square by x x1, y square by y y1. Something like this I will get. Something like this. Exactly I will be getting this thing only. So this is the equation of tangent. As far as determination of equation of tangent is concerned, absolutely very easy task. And what about the normal? Normal is also very easy, bachcho, because here the center of circle is -2, -3, and any line which is normal to the circle always passes through the center. So that normal will be passing through this point and this point, because normal has to be drawn at point 1, 1, and which is naturally passing to the center. So you just need to determine equation of line joining these 2 points. So y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1, and what about this x minus x1? Simple. Now you people can solve it and find out the equation of normal. Not a big task बच्चों. So इस तरीके से आपके पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, तो बड़ी जल्दी हो जाएगा बच्चों. तो कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, हम लोग बहुत फटाफट, बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत से, सरलता से हमारा काम कर सकते हैं. मैं अगला एक और प्रॉब्लम देता हूं बच्चों. जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आपको ये सर्कल दे रखा है और आप प्रश्न लिखिएगा, प्रूव दैट टेंजेंट्स एट पॉइंट -3, -4 एंड 4, -3. Prove that tangents at points -3, -4 and point 4, -3 on following circle are mutually perpendicular. Prove that tangents at this point and this point of this circle on this circle are mutually perpendicular. अब देखिए यहाँ ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, दोनों लाई कर रहे हैं. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई? पहले वाले पॉइंट -3, -4 पे क्या होगी? एक्स स्क्वायर को आप x1 से और वाई स्क्वायर को आप y1 से रिप्लेस कर दीजिए, ये आएगा. और इससे आप इस टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालिए. मैं नहीं समझता कि वो आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क होना चाहिए. दिस इज द ग्रेडियंट भाई. यू आप अपने एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया. इस टेंजेंट की ग्रेडियंट ये आ गई पॉइंट -3, -4 पर, और 4, -3 पर एक्स स्क्वायर को आपने लिखा x1, वाई स्क्वायर को लिखा आपने y1. ये लीजिए, एक्स स्क्वायर को आपने लिखा x1, वाई स्क्वायर को लिखा आपने y1 इज इक्वल टू 25. यही आ रहा है भाई. आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखी, इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखी. अब इस टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी आ रही है बच्चों? इस टेंजेंट की ग्रेडियंट आ रही है 4/3. अब यदि आप दोनों की ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट निकाल कर देखें, यदि आप दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट निकाल कर देखें तो वो क्या मिल रहा है बच्चों आपको? दैट इज -3/4 एंड 4,3. और दोनों टेंजेंट्स की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट बाई चांस -1 आ रहा है. सिंस देयर प्रोडक्ट इज -1, सो आई कैन से श्योरली दैट दीज टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये दोनों टेंजेंट्स अवश्यम भावी रूप से परस्पर लंबवत हैं. ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है बच्चों. सो यहाँ पर बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बड़ा काम नहीं होता. और ये जो तरीका मैं आपको बताया बच्चों, मैंने ये तरीका आपको हमेशा हर जगह काम करेगा. केवल सर्कल में ही नहीं, आपको टेंजेंट की इक्वेशन का जहाँ तक सवाल है बच्चों, वो हमेशा हर जगह काम करेगा. अभी एक प्रश्न लिखिएगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x कीजिए, -4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. आपको एक सर्कल ये दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0. ये आपको दो सर्कल दे रखे हैं, ये आपको दो सर्कल दे रखे हैं बच्चों, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट 3, -1 पर टच करते हैं. प्रूव दैट दीज टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट 3, -1.
वीडियो को रोक कर कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 3, -1 जो है वो दोनों सर्कल इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो कैसी पिक्चर बनकर आएगी। देखिए, एक पिक्चर तो ऐसी बनकर आ सकती है, ऐसा टच कर रहे हो, या दूसरी पिक्चर ऐसी आ सकती है, ये लीजिए इस तरह से। भाई एक पिक्चर ये बनकर आएगी, एक पिक्चर ये बनकर आएगी, इन दोनों में से कोई एक पिक्चर बनकर आएगी। भाई एक सर्कल बड़ा हो, एक सर्कल छोटा हो सकता है, दोनों सर्कल बराबर भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत हद तक संभावना है कि कुछ ऐसे ही केस बनेगा बच्चों। तो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आइदर दिस और दिस, और दोनों सर्कल्स कहाँ पर टच कर रहे हैं? 3, -1 पर। दोनों सर्कल्स जो टच कर रहे हैं वो 3, -1 पर टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कहां पर टच कर रहे हैं बच्चों? 3, -1 पर। यही आपको प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है आपको। मतलब जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सर्कल और ये सर्कल टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर? दैट पॉइंट शुड बी बिलोंगिंग टू बोथ द सर्कल्स। दैट पॉइंट शुड बी बिलोंगिंग टू बोथ द सर्कल्स, यही होना चाहिए। अब देख लीजिए 3, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 9 + 1 10 -12 और एक सेकेंड रख कर देखें यहाँ पर 3, -1 इसमें रखता हूँ तो 9 + 1 -4 3 12 और -6 + 8 आ रहा है, यस। और यहाँ पर भी रख कर देख लीजिए 9 + 1 -30 + 6 + 14। क्या ये भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 3, -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3, -1 दोनों पे लाई कर रहा है। अब दो सर्कल्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच करें, इसको जानने पहचानने के तरीके हम लोग आगे भी देखेंगे बच्चों। पोजीशन ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल, और यू से पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, वी विल सी लेटर ऑन। बट अभी जो हमने फंडा पढ़ा उस फंडे के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? हम एक काम करते हैं कि पहले वाले सर्कल पर के पॉइंट 3, -1 पर टेंजेंट निकालते हैं, और 3, -1 तो एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), x को x + x1/2 और y को y + y1/2 और +8 = 0। भैया अब रिप्लेस x² by x(x1), y² by y(y1), x को x + x1/2, y को y + y1/2 इस तरह से लिखेंगे। सो दैट ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बिकम 3x - y - 2x - 6 + 3y - 3 + 8 = 0। और ये क्या हो जाएगा? 3x में से 2x चले जाएंगे तो x, -y + 3y कितना हो जाएगा बच्चों? 2y, और -6 + 8 कितना होता है? +2 = 0। बच्चों ये हो गया 3x - y - 2x - 6 + 3y - 3 + 8 = 0। और एक मिनट, -3 + 8 कितना होता है बच्चों? 5, 5 - 6 -1 आएगा ना, -1 आएगा। सो चूंकि 3, -1 इस पर लाई कर रहा था, इसलिए 3, -1 पर टेंजेंट की क्वेश्चन ये होगी। ठीक इसी प्रकार से 3, -1 सेकंड सर्कल पर भी लाई कर रहा है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसी से वैलिडेट हो रही है बात। अब आप उसके 3, -1 पर टेंजेंट निकालिए। x(x1), y(y1), फिर x + x1/2, फिर y + y1/2 + 14 = कितना बच्चों? 0। अरे x² को लिखा आपने x(x1), y² को लिखा y(y1), x को लिखा x + x1/2, y को लिखा y + y1/2 और +14 = कितना बच्चों? है, यस। अब क्या होगा? दिस इज 3x - y और -5x हो गया, और -30, फिर -3y + 3 + 14 = 0। 3x में से 5x आएंगे तो -2x और -4y, और ये कितना होता है बच्चों? एक मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं करी है साहब?
-3 नहीं आएगा, ये बच्चों 5 3 15 आएगा ना, 15 आएगा। मैंने 30 जो इसको लिखा है वो 15 आएगा, ये लीजिए 15 आएगा। और 3 + 14 होते हैं बच्चों 17 में से 15 जाएंगे तो +2 = 0। सो डैट आपको क्या मिलेगा, आप इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दीजिए। -2 से डिवाइड करके देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो x + 2y - 1 = 0, ये आ चुका। सो आप अगर इन दोनों टेंजेंट्स पर ध्यान दें बच्चों, आपने सेकंड सर्कल के पॉइंट 3, -1 पर टेंजेंट निकाली और इस पर निकाली, दोनों टेंजेंट सेम आ रही है, दोनों टेंजेंट सेम आ रही हैं। इसी से प्रूव हो रहा है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच। क्योंकि 3, -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3, -1 दोनों पे लाई कर रहा है। 3, -1 पहले सर्कल पर भी लाई कर रहा है, दूसरे सर्कल पर भी लाई कर रहा है। 3, -1 पे आपने टेंजेंट निकाली, पहले सर्कल पर जो आई वही दूसरे सर्कल पर आई। ये तभी पॉसिबल है बच्चे जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों, वरना ये पॉसिबल नहीं है, वरना ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर दोनों सर्कल 3, -1 पर, भाई 3, -1 जो है वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो 3, -1 ऐसा भी हो सकता था कि 3, -1 पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हो, क्योंकि अगर 3, -1 दोनों का कॉमन पॉइंट है तो उससे ये वैलिडेट नहीं होता कि दोनों टच ही करेंगे। भाई 3, -1 दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों पे लाई करता है, मतलब इट में आल्सो हैपन कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। 3, -1 दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3, -1 पर दोनों सर्कल दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, कट कर रहे हो, क्योंकि कॉमन पॉइंट का मतलब होता है जो दोनों ही 3, -1 से पास हो रहे हैं। सो दिस में आल्सो हैपन। अब अगर ऐसा है तो 3, -1 पर अगर आप टेंजेंट पहले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वैसी आएगी, दूसरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वैसी आएगी। क्या ये दोनों टेंजेंट सेम आएंगे? अगर दोनों, भाई 3, -1 दोनों पे लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट इट इज कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द सर्कल, मतलब दोनों सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये मुझे मालूम पड़ गया। बट वो टच करना जरूरी नहीं, वो कट भी कर सकते हैं इस तरह से भी। अब कट कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा, पहले सर्कल पे जो टेंजेंट आ रही है, अब देखिए दूसरे सर्कल पे जो टेंजेंट आ रही है वो देखिए, क्या दोनों टेंजेंट सेम आ रही है? नहीं। कट कर रहे होते तो फिर दोनों टेंजेंट सेम नहीं आती, दोनों अलग अलग आती है। पर यहाँ तो देखिए माशाल्लाह दोनों टेंजेंट बिल्कुल सेम आ रहे, बिल्कुल ही आएंगी टच करेंगे तो इसीलिए बच्चों हम कहेंगे क्या, कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को 3, -1 पर टच कर रहे हैं। लिख लीजिएगा बच्चों, सिंस 3, -1 is belonging to both the circle and since their tangent is same, we can say common tangent is being drawn. This is common tangent, this is common tangent. But they may touch in this way, they may touch in this way, and which of these two is correct way? This is not very difficult task, we can determine it very easily. But right now we people are not talking about that thing which we will talk later on. तो उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि साहब हाँ, ये जो है ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, टच कर रहे हैं। होप ये बात आपको समझ में आई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों। अभी हम लोगों ने जो टेंजेंट की या नॉर्मल की जो इक्वेशन को फाइंड आउट किया बच्चों, अभी हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था वो तरीका ऐसा था बच्चों जिसमें हमने नॉर्मल को सेंटर से पास कराया। पास का कराया चूंकि नॉर्मल सेंटर से पास होता था, वही लॉजिक लगाकर मैंने काम कर दिया। लेकिन मैं फिर वही घिसी पिटी सी बात करूंगा कि ये जो नॉर्मल वाला जो फंडा है, जो सेंटर, वो सर्कल के केस में ही नॉर्मल सेंटर से पास होगा। आप आगे चल के जो कर्व पढ़ेंगे उनमें भी नॉर्मल होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में नॉर्मल होगा, और सब में नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ही आप लोग नॉर्मल कहते हो, तो वो तो कोई बात नहीं कि नॉर्मल तो वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर है वहाँ पर भी होगा नॉर्मल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। पर सर्कल के केस में नॉर्मल बच्चों सेंटर से पास हुआ। फर्ज कीजिए अगर ये सर्कल ना होता, कोई और कर्व होता, पैराबोला होता, हाइपरबोला होता, तो फिर वहां पर नॉर्मल सेंटर से पास नहीं होता। फिर वहां हम लोग कैसी अप्रोच अपनाते हैं मैं उस बारे में बताता हूं बच्चों। मैं इसे जनरलाइज्ड अप्रोच में नाम देना पसंद करूंगा क्योंकि ये हर किसी कर्व में लगेगी। आप एक काम कीजिए बच्चों, आपको किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। आप एक काम कीजिए, आप एक पॉइंट ना लेते हुए बच्चों 2 पॉइंट लीजिए। एक पॉइंट आपने लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट लिया बच्चों आपने x2 y2। इंस्टेड कि आप लोग एक पॉइंट ले, आप 2 पॉइंट ले लीजिए बच्चों, ले लिया आपने। अब इन दोनों पॉइंट्स को ये चूंकि दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए एक बात तो कंफर्म है कि बोथ ऑफ दिस टू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। चूंकि ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए
पहला पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करेगा। आपने दोनों को जो है सेटिस्फाई करा दिया भाई, चूंकि दोनों पॉइंट सर्कल पर लाया कर रहे हैं और अगर सर्कल पर लाया कर तो सेटिस्फाई करा दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस कर देने का हश्र क्या होगा बच्चों, सी से सी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये कुछ आएगा। और ऐसे ही बच्चों 2g कॉमन निकाल दूंगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा बच्चों, फिर यहाँ पर y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और उसमें से मैं अगर 2f कॉमन निकाल दूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2f इंटू y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2g कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर भी वैसे ही। और अब इन दोनों में से बच्चों आप x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को आप लिख सकते हो बच्चों x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 लिख सकते हो और बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग भाई। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2g इंटू x1 माइनस x2। और यहाँ पर भी वैसा ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा प्लस 2f इंटू क्या y1 माइनस y2 और RHS पे कितना लिखा है बच्चों, नथिंग बट 0। ये आपके पास आया। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल दीजिए। x1 माइनस x2 को अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस 2g, ये बचेगा भाई। आप पहले चूंकि पॉइंट x1 y1 सर्कल पर लाया करा था, सेटिस्फाई कराया, दूसरा पॉइंट भी लाया करा था, सेटिस्फाई कराया, दोनों में से माइनस कर दिया, ये पिक्चर बनकर आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, वैसे ही कुछ वहां पर भी कर दिया और इधर से x1 माइनस x2 यहाँ पर भी कॉमन निकाल दिया है। और अब जो आपके पास में बचा है बच्चों, कौन, ये y वाला जितना भी कुछ है इसे आप RHS पे लेके चले जाइए, इसे आप RHS पर लेके चले जाइए, ले गए। एंड देयर आफ्टर RHS पर ले जाने के बाद में y1 माइनस y2 यहाँ पर भी है, y1 माइनस y2 यहाँ पर भी है, उसे आप कॉमन निकाल दीजिए और वो RHS पर जाकर वो y1 माइनस y2 ना होते हुए वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 हो गया और बाकी क्या बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस 2f। ये लीजिए भाई, y1 माइनस y2 इधर भी है, y1 माइनस y2 इधर भी है, दोनों में कॉमन निकाल दिया और RHS पर जाकर y1 माइनस y2 नहीं बचेगा, वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, हो गया। एंड देयर आफ्टर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक सेकंड, आप इससे बच्चों आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वो आएगी बच्चों माइनस ऑफ दिस विच x1 प्लस x2 प्लस 2g y1 प्लस y2 प्लस 2f, ये आ जाएगी बच्चों। आप ये जो x1 माइनस x2 है इससे आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए और एक्चुअली आप x1 माइनस x2 को नहीं लेके गए हैं, आप x2 माइनस x1 को ले गए, इसीलिए आगे एक माइनस रखना पड़ेगा। भाई आप यूं कर लीजिए कि मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x2 माइनस x1, बाकी एज इट इज इक्वल टू बाकी ये सब कुछ एज इट इज लिख दिया, लिख सकता हूं भाई, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। एंड देयर आफ्टर क्या करा बच्चों, मैंने x2 माइनस x1 को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गया और इस पूरे को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गया। यही पिक्चर बनेगी, आराम से बिल्लोरी कांच लगाकर देख लीजिए, यही पिक्चर बनकर आ रही है। x2 माइनस x1 डिनोमिनेटर में चला गया, वो पूरा इसके डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों, ये आ जाएगा। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई और ये क्यों निकाली ये आपको समझ में आएगा बच्चों। अब मैं काम करता हूं, आई एम गोइंग टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ कॉड PQ। यदि मैं कॉड PQ की इक्वेशन लिखूं तो वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ऐसा हो जाएगा बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू। ये कॉड पी क्यू की इक्वेशन आ गई है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की फॉर्म की इक्वेशन कैसी होती है, वो ऐसी होती है। और फिर उससे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन की वैल्यू क्या, y2 माइनस वाई वन की वैल्यू है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस 2g, और y1 प्लस y2 प्लस 2f, और इनटू में क्या बच्चों x माइनस x1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसको आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया बच्चों। और फिर क्या होगा, फिर आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा बच्चों y1 प्लस y2 प्लस 2f इंटू वाई। सेम यहाँ पर भी होगा y1 प्लस y2 प्लस 2f इंटू y1। और RHS पर क्या होगा, माइनस साइन तो है ही सही, x1 प्लस x2 प्लस 2g इंटू x, और फिर माइनस माइनस प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2g इंटू x1। भाई y माइनस वाई वन का आपने इस पूरे को इसके मल्टीप्लिकेशन में लेगा तो y1 प्लस वाई टू प्लस 2f इंटू वाई, y1 प्लस वाई टू प्लस 2f इंटू y1, और यही काम मैंने RHS पर भी कर दिया साहब, ये आपके पास आ चुका, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको ये। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब ये आपके पास में कॉर्ड की इक्वेशन आई है, इसको मैं और चाहूँ तो थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, शायद कुछ हद तक कम कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि y1 वाले सारे एक साथ में लिख दूँ, y2 वालों को एक साथ लिख दूँ, x1 और x2 वालों को एक साथ में लिख दूँ, इस तरह से कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई बच्चों। भाई y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी थी, ये आ चुका था। अब ये तो कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन आई, पर मेरे पास में कंडीशन ये साहब कि मुझे कॉर्ड की इक्वेशन नहीं निकालनी, मुझे तो इक्वेशन जो निकालनी है बच्चों वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मेरे को पॉइंट पी दे रखा था और मैंने अपने मर्जी से एक पॉइंट क्यू एज्यूम कर लिया है। मुझे एक पॉइंट पी दे रखा था, मैंने अपने मर्जी से बच्चों एक पॉइंट क्यू एज्यूम कर लिया है। अब सोचिए अगर मैं इस पॉइंट Q को जितना इसके पास में लेके जाऊंगा, देखिए पॉइंट Q यहाँ था, अभी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ऐसी बनी, अभी ये पॉइंट Q यहाँ ना होते हुए अगर यहाँ आ जाता तो कॉर्ड ये बनती, पॉइंट अगर यहाँ आ जाता तो कॉर्ड ये बनती, कुछ ऐसा ही होता। आप टेंजेंट को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि टेंजेंट एक्चुअली क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द टेंजेंट। आई रिपीट, देखिए ये आपके पास में सर्कल है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, आपने इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड बताई, मालूम पड़ गई, ठीक साहब। अब अगर पॉइंट Q को मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले गया तो कॉर्ड ये बन जाएगी। भाई Q यहाँ से यहाँ आ गया तो अगर Q को मैं यहाँ से यहाँ ले गया तो कॉर्ड ये बन जाएगी, अगर मैं Q को यहाँ से यहाँ ले गया तो कॉर्ड ये बन जाएगी, अगर मैं Q को यहाँ ले गया तो कॉर्ड ये बन जाएगी। मतलब आप Q को जितना P के पास लाएंगे, कॉर्ड को जितना पी क्यू के पास लाएंगे, कॉर्ड की लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। पॉइंट क्यू को आप पी के जितना, भाई क्यू को आपने दूर रखा, कॉर्ड बड़ी थी, पास ले गए, क्यू यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, कॉर्ड छोटी हो गई, आप यहाँ ले गए कॉर्ड और छोटी हो गई, यहाँ ले गए कॉर्ड और छोटी हो गई, यहाँ ले गए कॉर्ड और छोटी हो गई, और बहुत पास में लेके आ जाएंगे तो कॉर्ड बहुत छोटी हो जाएगी। और अगर क्यू को उठाकर पी पे ही ले जाके रख दिया जाए, क्यू को उठाकर पी पे ही ले जाके रख दिया जाए तो फिर वो कॉर्ड बहुत छोटी यानी कि टेंजेंट ही हो जाएगी। बात दिमाग में आई होगी कि यदि मैंने ये Q है, भैया यहाँ पर ये कॉर्ड ऐसी थी, अभी कॉर्ड अगर मैं Q को P के पास लेकर कॉर्ड छोटी हो गई, और पास लेकर कॉर्ड और छोटी हो गई, और पास लेकर और छोटी हो गई, और पास लेकर बच्चों कॉर्ड और छोटी हो गई। जैसे जैसे मैं Q को P के पास में लाता जाऊँगा, कॉर्ड की लेंथ छोटी 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 व छोटी होती जाएगी। और अगर मैं Q को उठाकर बच्चों P के बिल्कुल पास में, या यूँ कहा जाए कि P पर ही ला कर रख दूँ, तो मैं कहूँगा कि वो टेंजेंट बन जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। सो अगर ये इफ पी क्यू इज टेंजेंट, अगर पी क्यू बच्चों टेंजेंट है,
अगर पी क्यू कॉर्ड ना होते हुए टेंजेंट है तो जो पॉइंट क्यू था वो पी पर ही आकर बैठ गया है, मतलब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे मतलब मैं y2 को लिख सकता हूं बच्चों y1, और x2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों x1। भाई x2 y2 को मैं यूं कह सकता हूं कि मैं x2 y2 को x1 y1 की तरफ ले जा रहा हूं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बच्चों इससे लिमिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिमिट। आप लोग मैथमेटिक्स में लिमिट्स पढ़ते हैं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उस तरह हम लोग इस बारे में देखेंगे। और अगर आपको लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पहले से आती है तो फिर तो आपको ये जानकारी होगी, लेकिन अगर नहीं है तब उस स्थिति की बात मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि y2 और x2 y2 जो है व्हेन दे अप्रोच टूवर्ड्स x1 y1, जैसे जैसे x2 y2, या यूं कहा जाए कि जैसे जैसे q पॉइंट p के पास जा रहा है वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जा रही है, छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी होती जा रही है। और यदि q को उठा के p पे ले जाकर रख दिया जाए तो कॉर्ड की लेंथ एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगी। सो व्हेन x2 and y2 आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स x1 y1, when x2 and y2 are approaching towards x1 and y1, we say the chord will be reduced into a tangent। chord बच्चों एक टेंजेंट बन जाएगी। तो आप यदि y2 की जगह पर यहाँ पर y2 की जगह पर यदि आप बच्चों y1 रख दें तो ये y1 था, ये भी y1 था, y2 को y1 कर दिया प्लस 2f इंटू वाई माइनस, लाइकवाइज यहाँ पर बच्चों ये y1 प्लस y1 प्लस 2f इंटू y1, और इज इक्वस टू कितना? इज इक्वस टू माइनस x1 प्लस 2g इंटू x, और प्लस x1 प्लस 2g इंटू x1। ये कुछ पिक्चर बनकर आ जाएगी। भाई x2 and y2 have been replaced by x1 y1 because in case of chord, in case of tangent, you can say a chord approaches towards a tangent when जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने कॉर्ड बनाई है अगर उनको बहुत पास में सन्निकट एक दूसरे के कर दिया जाए, उसके पहले बच्चों इस डायग्राम को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। चलिए साहब, आपने ये डायग्राम को और साथ में मैंने वो दोनों इक्वेशंस भी माइनस कर दी जो पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे थे। अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, आप LHS पर अगर आप देखें तो LHS पर क्या बनकर आएगा बच्चों? LHS पर ये देखिए ना, ये y1 प्लस y1 कितना होगा? 2y1 और 2f। चलिए मैं वो भी लिखे देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 2y1 प्लस 2f इंटू y, और माइनस यहाँ पर आपके पास में क्या होगा बच्चों? ये भी होगा 2y1 प्लस 2f इंटू y1। ठीक बात है साहब। और RHS पर अगर आप देखें तो RHS पर आपको क्या नजर आ रहा है? RHS पर नजर आ रहा है बच्चों माइनस साइन तो था ही था, यहाँ पर 2x1 प्लस 2g इंटू x, और साथ में क्या बच्चों? प्लस 2x1 प्लस 2g इंटू x। बच्चों ये 2y1 प्लस 2f इंटू y, फिर 2y1 प्लस 2f इंटू y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2g, और लाइकवाइज। अब आप इस पूरे में से बच्चों 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। इस पूरे में से आप 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये आपका काम हो गया बच्चों। और यहाँ से फिर आप एक काम कीजिए, जो आपके पास में है y1 प्लस f, दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाल दूं, y1 प्लस एफ यहाँ पर भी है, y1 प्लस एफ यहाँ पर भी है, y1 प्लस एफ मैंने अगर कॉमन निकाल दिया, या मैं नहीं कॉमन निकालता हूँ, मैं तो मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, आराम से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मैं भी। तो मैं क्या पाऊंगा? मैं पाऊंगा बच्चों y1 इंटू वाई प्लस एफ इंटू वाई माइनस y1 स्क्वायर माइनस एफ इंटू y1, और इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू एक्स माइनस जी इंटू एक्स प्लस x1 इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स। ये कुछ आएगा। और फिर बच्चों मैं माइनस वाले टर्म्स को LHS पे ले आता हूँ, जैसा मैंने पहले किया था थोड़ी देर पहले, y1 y
प्लस x1x और प्लस gx प्लस fy और LHS पर जो नेगेटिव टर्म्स थे मैं उसे उन्हें RHS पे ले गया, तो ये हो जाएगा बच्चों y1 स्क्वायर प्लस fy1 प्लस साथ में क्या, साथ में एक मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती करी है मुझे ऐसा लग रहा है। ये 2x1, एक मिनट, ये बाहर x1 था यहाँ पर, वही तो मैं कहूँ, ये x1 था तो x1 स्क्वायर हो जाएगा और ये gx1 हो जाएगा। भाई आपने तो गलती देख ली होगी कि सर आप गलती कर रहे हो एज यूजुअल जैसे आप करते हो, पर आप मुझे बता नहीं पाए, पर मैं आपके दिल की बात समझ गया बच्चों, दिल की और दिमाग की दोनों की बातें समझता हूं मैं कुछ कुछ हद तक। चलिए साहब, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अभी तक कुल मिलाकर अगर x1 x2 y2 को x1 y1 की तरफ अप्रोच कर दिया जाए तो कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके समक्ष निर्मित हो जाएगी। अब आप इसे जो लिखा है बच्चों, इसे आप लिखिए x1x प्लस y1y प्लस जैसा थोड़ी देर पहले किया था बस वैसे ही, x1x को पहले लिख दिया, y1y प्लस gx प्लस fy, तो ये LHS पे था ही था, बस मैंने इसको रीअरेंज करा है, x1x प्लस y1y प्लस gx प्लस fy, ये तो पहले से था ही था। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर gx1 प्लस fy1 प्लस c LHS पर जोड़ देता हूँ और वही काम मैं RHS पे करता हूँ। x1 स्क्वायर वहाँ पर पहले से था, y1 स्क्वायर पहले से था, gx1 वहाँ पर पहले से था, fy1 पहले से था, मैंने तो gx1 एक बार फिर से ऐड किया, fy1 मैंने फिर से एक बार ऐड किया और c भी मैंने एक बार फिर से ऐड कर दिया है। दोनों को जो मैंने पिछली बार ऐड किया था बस वही काम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो मैंने इसे ऐड कर दिया बच्चों। और जब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो आपको लेफ्ट हैंड पर जो लिखा है वो है x1x प्लस y1y प्लस gx, और gx1 में से अगर मैं g कॉमन निकाल देता हूँ तो x प्लस x1, और fy और fy1 में से बच्चों अगर इन दोनों में से मैं f कॉमन निकाल देता हूँ तो y प्लस y1 प्लस c। और राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड पर आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 ही नहीं है केवल बच्चों, वो gx1 प्लस gx1 यानी कि 2gx1 है। क्या है बच्चों, 2gx1, और ये 2fy1 प्लस c, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज x1x प्लस y1y, और इसे मैं अगर 2g इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2 लिखूँ तो मैं नहीं समझता कि कोई गलती होगी। ऐसे ही मैं इसे y प्लस y1 बाई 2 लिख दूँ तो भी कोई गलती नहीं है, प्लस c, और RHS पर जो आपके पास में एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, जो एक्सप्रेशन आया उस पूरे की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, और 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट x1 y1 सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर वो सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो वो 0 हो जाएगा। अब माशाअल्लाह टेंजेंट की इक्वेशन वही आई है जो थोड़ी देर पहले आपके पास आई थी। भाई आपने जो टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ी देर पहले निकाली थी वही तो टेंजेंट की इक्वेशन अभी भी आई है, अलग तो आई नहीं है। एक्स स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय, वही एक्स स्क्वायर को आपने x1 x से, y1 स्क्वायर को y स्क्वायर को y1 y से, x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से रिप्लेस कर दिया है कि नहीं, कर दिया है। तो वैसी इक्वेशन मेरे पास में आ रही है बाबा, कोई अलग चीज़ नहीं मेरे पास में नहीं आ रही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, तो ऐसे भी करिए, क्योंकि ये जो तरीका है बच्चों वो ज़्यादा जनरलाइज तरीका है, ये तरीका आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये तरीका ना केवल सर्कल में बल्कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी काम देगा। और जब आपके पास में टेंजेंट आ गई तो आप यहाँ से टेंजेंट की ग्रेडियंट निकाल दीजिए। फिर टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या आएगी, टेंजेंट की ग्रेडियंट होगी बच्चों माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अगर आप निकालेंगे तो x1 प्लस जी आएगा, और y1 का कोफिशिएंट y1 प्लस एफ आएगा। आराम से देख लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साथ में y1 वाले टर्म्स को y वाले टर्म्स को एक साथ लिखना रहेगा, उससे आपके पास में टेंजेंट की ग्रेडियंट आ जाएगी। टेंजेंट की ग्रेडियंट आ जाएगी तो उससे नॉर्मल की ग्रेडियंट आ जाएगी, बिकॉज नॉर्मल और टेंजेंट की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों म्यूचुअली
परपेंडिकुलर होते हैं, उससे आपके पास ये हो जाएगा। तो नॉर्मल की ग्रेडियंट बच्चों माइनस ऑफ टेंजेंट की ग्रेडियंट आ जाएगी। एंड देर आफ्टर नॉर्मल की ग्रेडियंट आ गई और नॉर्मल भी x1 y1 से पास हो रही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू नॉर्मल की ग्रेडियंट इनटू x माइनस x1, बिकॉज नॉर्मल हैज बीन ड्रॉन एट द सेम पॉइंट वेयर यू पीपल हैव ड्रॉन द टेंजेंट. So equation of normal will be given by this, and as far as this mn is concerned, that you can put from here to there. Find out. So वो आप कर सकते हो बच्चों. So ये जो तरीका मैंने आपको बताया बच्चों, ये तरीका ज़्यादा जनरलाइज्ड है, हमेशा काम करता है. इसलिए जनरलाइज्ड अप्रोच को अगर हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, ज़्यादा संपन्न रहेंगे. मेरा मानना ऐसा है बच्चों. कॉपी कर लीजिए पहले इसको, आगे बढ़ूं बच्चों में उससे पहले इस तरीके को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. क्यों? क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा जनरलाइज है बच्चों. चलिए अब मैं कहाँ से मिटा दूँ? मैं यहाँ से मिटा देता हूँ. ये लीजिए, यहाँ से मैंने मिटा दिया. अब बच्चों अगर मैं स्पेसिफिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूं, देखिए सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं बहुत सिंपल वाली, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, अगर वो मान लूं तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. और इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा. भाई इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बिकॉज ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा हमेशा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. फिर थीटा कुछ भी क्यों ना हो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल को बिलोंग करता है या ना करता हूं, ये तो हमेशा रहना है. अब आपको अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगा? वही सिंपल सा काम, एक्स स्क्वायर को आप x1 से और वाई स्क्वायर को आप y1 से रिप्लेस कर दीजिए. जब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो बच्चों एक्स स्क्वायर को यू रिप्लेस बाय x1, वाई स्क्वायर को यू रिप्लेस बाय y1. बच्चों एक्स को आपने x1 से, वाई स्क्वायर को आपने y1 से रिप्लेस कर दिया और a को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. और इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखा रहा तो बड़ा काम नहीं है बच्चों. नॉर्मल तो बहुत सिंपल काम है. नॉर्मल की इक्वेशन के फार्मूला तो अगर हम याद नहीं भी करें तो भी चलेगा. सिंपल, जो भी पॉइंट दे रखा है सेंटर से ज्वाइन कर दो, फटाफट 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर आपका काम हो जाएगा. सो ये बच्चों आपके पास में जो है क्या आ चुकी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. एक बात, अब अगर आपको ऐसे 2 पॉइंट्स दे रखे हो बच्चों, ये लीजिए, ये सर्कल है, नहीं दिख रहा वो एक अलग बात है क्योंकि मैंने बनाया है. अब आपके पास में अगर एक पॉइंट बच्चों इसका है ए कॉस थीटा 1 और ए साइन थीटा 1, और इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही, कर दी मैंने. इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही, और दूसरे पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रहा साहब दूसरा पॉइंट, ए कॉस थीटा 2, ए साइन थीटा 2. ये लीजिए, इस पॉइंट पर भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट कुछ ऐसी रही, ये रही. अब इन दोनों टेंजेंट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट भी याद रख लूँ तो मेरे ख्याल से मुझे शायद थोड़ा आगे चल के बच्चों आसानी रहेगी. मुझे क्या करना है? दोनों टेंजेंट्स, भाई पॉइंट जब आपने पहले वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स कॉस थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ए. और ऐसे ही थीटा 2 वाले पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? थीटा 2 वाले पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी ये. भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा 2. थीटा 1 पर थीटा 2 पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, ठीक साहब. और अब क्या करेंगे आप? अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें. तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग करके देख सकते हैं बच्चों. पॉइंट आएगा ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2. ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों वो होगा ए साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन कॉस
थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट दीज 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स पर जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है बच्चों, उन दोनों पॉइंट्स को पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, उन टेंजेंट्स का हमारे पास में क्या आ चुका बच्चों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु. तो ये एक जनरल एक सिंपल फार्मूला बच्चों, इसे हम याद रख लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा काम आसान रहेगा. अच्छा, ये तो छोटी सी बात हो गई, आप इसे नोट डाउन कर ही लीजिएगा. पर मैं एक बात आपको बताऊं बच्चों, अभी जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का जो हमने तरीका देखा कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कीजिए, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस कीजिए. ये तरीका अप्लाई करते समय बच्चों हमें 2 बातों का ख्याल रखना है. पहली बात, वो पॉइंट x1 y1 कर्व पर ही लाई करता हो, ऐसा नहीं हो कि वो कर्व पर लाई ना करता हो. दैट पॉइंट शुड बी लाइंग ओवर द कर्व इटसेल्फ. एक बात. और दूसरी बात बच्चों, वो जो कर्व है वो सेकंड डिग्री का होना चाहिए. भाई अभी आपने सर्कल सेकंड डिग्री का ही है, हम लोग जो हमारे लेवल पर जनरली पढ़ते होते हैं वो सेकंड डिग्री के ही पढ़ते हैं. लेकिन अगर कर्व मान लीजिए, कल को फर्ज कीजिए कि कोई कर्व है आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2c क्यूब, ये आपके पास में कोई कर्व है. तो इस कर्व में अगर मैं बोलूं आपको कि आप इसके पॉइंट सी पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, तो इसके पॉइंट सी पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, तो पॉइंट सी आप देख सकते हैं बच्चों, पॉइंट सी इस पर लाई कर रहा है, सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने कर्व वैसा ही लिया, सेटिस्फाई कर रहा है. अब मैं अगर इसके पॉइंट टी पर सी पर टेंजेंट बोलूं तो आपके दिमाग में आए, सर एक काम करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को मैं लिख देता हूं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ वाई इंटू वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या हो गया सर 2c क्यूब. और फिर सर ये एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को मैंने लिख दिया वाई वाई वन इज इक्वल्स टू 2c क्यूब. सर फिर मैं सी से सी कैंसिल कर दूंगा. ये तरीका, तो ये तरीका बच्चों सरासर गलत है. पहली बात तो आप देखिए कि अगर ये अप्रोच आप अपनाते भी हैं तो आपको जो मिल रहा है वो एक टेंजेंट नहीं मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है. बिकॉज इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सी से सी कैंसिल कर देंगे तो आपको जो मिलेगा बच्चों दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो एक वर्गात्मक समीकरण मिल रही है. आप चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, यही आ रही है, विच इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों. ऑलवेज आपको इस बात का हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह से निकाल दीजिए या नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से निकाल दीजिए, ये तरीका बच्चों तब ही आपके लिए काम का है जब पॉइंट कर्व पर लाई करता हो. और दूसरी बात बच्चों, वो पॉइंट वो जो कर्व है आपके पास में वो सेकेंड डिग्री का हो. अगर वो सेकेंड डिग्री का नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी. ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्यूबिक है तो फिर नहीं हो पाएगी. जैसा कि आपको दिख रहा है, कर्व शुड बी ऑफ सेकेंड डिग्री. अभी बच्चों हम लोगों को टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ी. भाई ये जो इक्वेशंस हैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में ये पॉइंट आएगा. लेकिन अगर इसकी जगह बच्चों नॉर्मल होते तब तो काम बड़ा जल्दी हो जाता, क्योंकि साहब आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते, तो नॉर्मल का तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों अनडाउटेडली सर्कल का सेंटर ही होगा. उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. भाई आपने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और दोनों नॉर्मल्स कहाँ कट करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल पे ही. तो आपको नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो वो तो क्या है बच्चों, वो तो सिंपल सी बात है, सर्कल का सेंटर ही होगा. अच्छा लगे हाथों में एक और बात बताऊं बच्चों, ये जो आपके पास में पॉइंट आया है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में लिखे हैं. इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका भी आपके पास में बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी बच्चों, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी बच्चों x इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस y और फिर क्या बच्चों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2. और RHS पे क्या होता है बच्चों, RHS पे होता है हमारे पास में क्या चीज़ बच्चों, RHS पर होता है a इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2.
यही कुछ होता है। तो भाई आपके पास में जो दोनों पॉइंट्स होते हैं थीटा 1 और थीटा 2, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन ये होती है थीटा 1 थीटा 2 को। तो अब आप एक काम कर दीजिए, इसे यहाँ पर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू क्या, x इंटू हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और अपॉन में क्या बच्चों, एक सेकंड मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, ये तो आपके पास में x हो गया, और इनटू में क्या, इनटू में बच्चों कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और ये जो राइट हैंड साइड पर जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 वाला टर्म जो था बच्चों, उसे मैं डिनोमिनेटर में ले आया। सो ये आपके पास में आया, और प्लस यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या बच्चों, साइन, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, और इज इक्वल्स टू ए। यही कुछ आएगा आपके पास। भैया आपने क्या करा, इस वाले एक्सप्रेशन से आपने डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया आपके पास में, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन दिस, अपॉन ये वही का वही आ रहा है, और अपॉन में वैसा का वैसे यहाँ पर आ रहा है, और इनटू में आपको क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि आप इसे कैसे स्मरण रख सकते हैं, इसे कंठस्थ कैसे रख सकते हैं। भैया आपके पास में जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थी वो ये थी, आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो x का जो कोफिशिएंट आया वो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, y का जो कोफिशिएंट आया वो y कोऑर्डिनेट है, और इनटू में आपको a का बच्चों मल्टीप्लाई करना है।